हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पूजा अकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर फोटोसिंथेसिस। कई बच्चों का फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन वाला टॉपिक छूट गया था, उसी को हम कवर करेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन आप अच्छे से पहले रिवाइज कर लें, फिर इस वीडियो को जरूर देखें, तो डार्क रिएक्शन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वैसे हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले थे। पहला पार्ट था अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने डिस्कस किया। दूसरा फोटोसिंथेटिक एपरेटस, जिसमें हमने पिगमेंट एंड लाइट को डिस्कस किया था। और तीसरा था अपना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें 2 चीजें पढ़नी थी, लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। ठीक है, और चौथा जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो तो अभी बाद में आएगा। तो हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन को कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है डार्क फेज। डार्क फेज, ठीक है। इसके और भी कई नाम हो सकते हैं। एक नाम है इसका ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। और एक और नाम है इसका फोटोकेमिकल कार्बन ऑक्सीडेशन, कार्बन ऑक्सीडेशन। ठीक है, फोटोकेमिकल कार्बन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन, डार्क फेज, ब्लैकमैन रिएक्शन और फोटोकेमिकल कार्बन ऑक्सीडेशन। अपनी एनसीईआरटी ने इसका एक और नाम लिख रखा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, अच्छा, अब हमने अगर इसमें देखें डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन को अभी नाम को समझते हैं। देखो, डार्क रिएक्शन को डिस्कवर्ड जिसने किया था, साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, कितना कोइंसिडेंस है कि डार्क रिएक्शन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन। समझ में आती है बात? तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पहले फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। हमने पढ़ा क्या था कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होगा, और डार्क रिएक्शन में किसका इस्तेमाल होगा? CO2 का। और क्या पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा, लाइट पड़ेगी वाटर मॉलिक्यूल पे, ठीक है, लाइट पड़ेगी और वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा। इसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो होगा क्या, हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह इवॉल्व होगी। और क्या था लाइट रिएक्शन में, हमने पढ़ा था कि ATP बनेगा, NADPH2 बनेगा। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, अब देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ATP NADPH2 एक तरीके के केमिकल्स हैं, एक तरीके के क्या है? केमिकल्स हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है एक CO2 इस्तेमाल होता है और एक वाटर, और भी चीजें हैं, लेकिन ये मेन 2 चीजें, CO2 और वाटर। वाटर लाइट रिएक्शन में, यानी इसका डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में इसका काम है। अब डार्क रिएक्शन, अब ये जो ATP और NADPH2 हम लाइट रिएक्शन में बनाते हैं, इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? डार्क रिएक्शन में। CO2 से हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? ATP और NADPH2। ATP एंड NADPH2 की हेल्प से हम CO2 से क्या बनवा लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो लाइट पर डिपेंड है। अब ध्यान से सुनिए, ये डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड था, इसलिए हमने इसे लाइट रिएक्शन बोला। इसका अपोजिट करने के लिए हमने इसका डार्क रिएक्शन रखा है ना। समझ में आती है बात? और एक चीज और कि ये जो डार्क रिएक्शन है, हाँ, ऐसा दिमाग में अपने नहीं आना चाहिए कि डार्क रिएक्शन रात में होती है और लाइट रिएक्शन दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों होनी कब है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होनी दिन में ही है। समझ में आ रही है बात? तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी कि डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, बट इनडायरेक्टली जरूर डिपेंड है। अच्छा, ब्लैकमैन रिएक्शन क्योंकि डिस्कवर किसने किया था? ब्लैकमैन ने। अब सुनेंगे ध्यान से, अब क्या कह रहा है? फोटोकेमिकल कार्बन, यहां पे मैंने ये गलत लिख दिया, यहां पे रिडक्शन होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? रिडक्शन। फोटोकेमिकल कार्बन रिडक्शन। फोटोकेमिकल कार्बन एक ऑक्सीडेशन भी होता है जो कि फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कार्बन, CO2 में जो कार्बन है, यानी डार्क रिएक्शन में होगा क्या? CO2 में जो कार्बन है उसे हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे। किन की हेल्प से? ये NADPH2 की हेल्प से।
तो इसको CO2 को रिड्यूस किया जाएगा। अच्छा, CO2 को ये देखो, ये जो हमने बनाया है इसे हम फोटोकेमिकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोटोकेमिकल भी कह सकते हैं। ये फोटोकेमिकल है, इनके हेल्प से, यानी ये वो केमिकल है जिसे हमने लाइट से कन्वर्ट करके इसे बनाया। तो ये वो केमिकल है जिनके हेल्प से हम इस कार्बन को रिड्यूस कर देंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? फोटोकेमिकल कार्बन रिडक्शन पड़ता है। समझ में आ रही है? अपनी एनसीईआरटी ने इसका एक और नाम लिखा है, बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि एक्चुअली में जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो कौन सी रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में बनता है। इसलिए ग्लूकोज का सिंथेसिस डार्क रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम और क्या जानते हैं? बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं इसे। समझ में आती है बात? तो ये हमने पिछली क्लास का कुछ रिवाइज किया है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन जो है, सॉरी डार्क रिएक्शन जो है डिस्कवर्ड किसने किया था? ब्लैकमैन रिएक्शन ने, सॉरी ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनेंगे कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि लाइट रिएक्शन होती कहां है? आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं, मैंने आपको ये मैं आपको बता चुका हूं। बट डार्क रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन जो है वो कहां पर होती है? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। मैं ये सारी चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं आपको कि डार्क रिएक्शन होती कहां है? स्ट्रोमा में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये थैलाकोइड वगैरह है, ठीक है, ये थैलाकोइड है और इसको यहां से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो थैलाकोइड है, ठीक है, ये थैलाकोइड है, इनमें चलती है लाइट रिएक्शन। क्या चलती है? लाइट रिएक्शन। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है? डार्क रिएक्शन चलती है। कौन सी रिएक्शन चलती है? डार्क रिएक्शन चलती है। तो ये कहां पर होती है? अपने को पता चला कि ये होता है अपना स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। अब इसके आगे अगर देखें तो होता क्या डार्क रिएक्शन में, कि इस डार्क रिएक्शन के अंदर हम CO2 को रिड्यूस करेंगे। किसके हेल्प से? एसिमिलेटरी पावर की हेल्प से। आपको पता है कि एसिमिलेटरी पावर, मैंने आपको बताया पहले कि एसिमिलेटरी पावर किसे कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर होता है अपना, अब सोच सकते हैं क्या बता रखा है मैंने, ATP एंड NADPH2 इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर की हेल्प से हम CO2 को रिड्यूस करेंगे और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। बट ये वाला जो है ATP NADPH2, इसे हमने सिंथेसाइज कहां किया था? लाइट रिएक्शन के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं? ये मैंने बता ही दिया है कि इनडायरेक्टली ये लाइट पे डिपेंड करेगा। अच्छा देखो, डार्क रिएक्शन में एंजाइम तो दुनिया भर के हैं, लेकिन एक एंजाइम दुनिया भर के का मतलब क्या है कि बहुत सारे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें जो एक मेन एंजाइम देखना होता है, एक और पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन एक अभी जो मेन एंजाइम है उसका नाम है क्या है? रुबिस्को। उसका नाम क्या है? रुबिस्को। ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म ये भी आपको पता होगी, क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है। तो रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रुबिस्को की फुल फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या है? RU का मीनिंग राइबुलोज। बिसफॉस्फेट, देखो ये बिस है ना, बिस यानी बिस, इसका पूरा मतलब क्या है? बिसफॉस्फेट। अब यानी 2 फॉस्फेट है, तो कार्बन बता रखा है कि कौन कौन से कार्बन पे, मतलब कौन कौन से कार्बन पे फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। रुबिस्को की याद रखेंगे कि रुबिस्को की डुअल एक्टिविटी है, वो CO2 को भी फिक्स कर सकता है और ऑक्सीजन को। जब CO2 को फिक्स करेगा तो किसकी एक्टिविटी दिखाएगा? कार्बोक्सिलेज की। और जब ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो किसकी एक्टिविटी दिखाएगा? ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी दिखाएगा। तो इसकी दोनों एक्टिविटी है। बट याद रखना, जब CO2 ज्यादा ऑक्सीजन कम, याद रखना, जब CO2 ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा तब वो किसको फिक्स करेगा? CO2 को। जब ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम, तब किसको फिक्स करेगा? तब करेगा ऑक्सीजन को। तब कैसी एक्टिविटी दिखाएगा? ऑक्सीजनेज। बट अगर मान लो दोनों बराबर है और इससे पूछा जाए कि अगर दोनों बराबर तो किसको फिक्स करना चाहेगा, तब ये
तब ये फिक्स करता है CO2 को। इसका मीनिंग क्या है कि रुबिस्को जो है इसकी ग्रेटर एफिनिटी है किसके साथ, CO2 के साथ। फिक्स तो दोनों को कर सकता है, जब फिक्स तो दोनों को कर सकता है, अगर CO2 नहीं मिला तो ये किसको ये ऑक्सीजन को भी क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। और एक चीज और, रुबिस्को के बारे में अपने को एक चीज और पता होना चाहिए, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, और एंजाइम हमें पता है क्या होते हैं, प्रोटीन। तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बोले या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बोले, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम या सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है, रुबिस्को है। समझ में आती है बात, ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, अच्छा सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यस, लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट में। अच्छा आगे चलते हैं, इसमें तो दोनों एक्टिविटी है। अच्छा एक चीज और सुनेंगे, अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि जब ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखा रहा है तो क्या होगा, और जब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखा रहा है तो क्या होगा, सुनेंगे ध्यान से। मान लीजिए हुआ क्या कि ये मान लीजिए CO2 आया, CO2 मिला इसे, और CO2 आया जिसके साथ ये जोड़ेगा उसका नाम है RUBP। क्या नाम है, RUBP। RUBP की फुल फॉर्म क्या है, RUBP की फुल फॉर्म ये है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये जो पूरी फुल फॉर्म लिखी थी वो रुबिस्को की थी। अगर आपसे RUBP की फुल फॉर्म पूछे तो इतना लिखेंगे, ठीक है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। इसका मीनिंग राइबुलोज, बी का मीनिंग बिस और पी का मीनिंग फॉस्फेट है। समझ में आती है बात। तो CO2 के साथ कौन जुड़ा, RUBP। एंजाइम कौन सा काम करेगा, बताया अभी, कौन, रुबिस्को काम करेगा, ठीक है, रुबिस्को काम करेगा। और जब रुबिस्को काम करेगा, इनको जोड़ेगा, तो ध्यान से सुनना, जो बनता है प्रोडक्ट उसका नाम है 3PGA। क्या है, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सुनना है यहां पर क्या है कि अगर इसमें हम देखें, ठीक है, इसमें देखें तो CO2 में कितने कार्बन, एक ही कार्बन है, यही दिख रहा है, लेकिन RUBP में 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 3PGA में कितने कार्बन है, 3PGA में याद रखेंगे 3 कार्बन है। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो CO2 के साथ कौन जुड़ा, RUBP। कौन जोड़ेगा, रुबिस्को। क्या बनाएगा, 3PGA। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां कितने कार्बन, 5, और यहां पर कितना, 1, तो कितना हुआ, 6। इसके एक में 3 है, और अगर हमें कार्बन बराबर करना है तो 5 और 1 6, इसके एक में 3 है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। अब देख सकते हैं 3 दूनी 6 और 5 और 1 6, तो कार्बन क्या है, बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इसमें देखें कि जब यहां पे रुबिस्को की कैसी एक्टिविटी देखी गई, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी देखी गई, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी देखी गई। समझ में आती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी देखी गई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इसमें अगर देखें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, अभी हम पढ़ेंगे, ये कौन से साइकिल में चलेगी, C3 साइकिल में, ठीक है, C3 साइकिल में या फिर केल्विन साइकिल में, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलें, अगर जब ऑक्सीजन मिला इसे ज्यादा, तो ऑक्सीजन को फिक्स करने लगेगा RUBP, ठीक है, RUBP के साथ, RUBP में फिर से रुबिस्को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, देखते जाना अभी। तो इसमें हम एंजाइम कौन सा, रुबिस्को। अब प्रोडक्ट अगर देखें, इसमें एक तो बनता है 3PGA, एक क्या बनता है, 3PGA, और दूसरा बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन। ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे कितने कार्बन, 5 कार्बन। अब 5 कार्बन यहाँ पे है, तो 5 कार्बन यहाँ भी होने चाहिए, तो 5 कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अच्छा आपको पहले बता दिया मैंने, PGA के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे 3 कार्बन होंगे इसके एक मॉलिक्यूल। फॉस्फोग्लाइकोलेट आपको बेसिक पता ना हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 कार्बन और 2 कार्बन, 3 2 5, 5 कार्बन यहाँ पर है और 5 कार्बन यहाँ पे, कार्बन बराबर है। इसका मीनिंग क्या है कि यानी हुआ क्या कि यहाँ पे PGA के कितने मॉलिक्यूल बने, अगर अभी देखें यहाँ पे तो अभी यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पे कितने, 1 मॉलिक्यूल बना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पे कैसी एक्टिविटी देखी गई, इस वाले में
इस वाले में कैसी एक्टिविटी देखी गई, इस वाले में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी देखी गई। कैसी? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है। और ये किस प्रोसेस में होती है, ठीक है, ये किस प्रोसेस में होती है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की तरफ, फोटो रेस्पिरेशन में। कहाँ पर होती है? फोटो रेस्पिरेशन में होती है। अभी देखेंगे इसको ये बाद में, ठीक है, वो अगले अपने कुछ लेक्चर में आगे आएगा फोटो रेस्पिरेशन। यानी मीनिंग क्या है, सीधी सी बात है कि जब रुबिस्को CO2 को फिक्स करेगा तो सिर्फ PGA बनाएगा। कार्बन हमने कैसे काउंट किया, 5 और 1 6, और इसके एक मॉलिक्यूल में 3, तो 2 मॉलिक्यूल बनाए, तो 3 दूनी 6। जब रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो 2 चीजें बनेंगी, एक तो 3PGA का एक तो 3PGA बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 3 और 2 कितने, 5, और 3 2 कितने हो गए, 5 बन गए। एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा और एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा, साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसका एक मॉलिक्यूल, और ये भी कितने, ये भी एक मॉलिक्यूल, तो 3 और 2 कितने गए, 5 कार्बन, और यहाँ पे भी कितना है, 5 कार्बन। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब इसके आगे हम चल रहे हैं, हमें पढ़ना है आज क्या, C3 साइकिल। आज हमें क्या पढ़ना है, C3 साइकिल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल जिसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। C3 साइकिल, C3 साइकिल जिसे हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे C3 साइकिल और केल्विन साइकिल के बारे में अगर देखें तो पहली बात तो क्या है कि इसको डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मेल्विन केल्विन, ठीक है। वैसे 2 साइंटिस्ट और थे, बेंथम और बेंसन, उन्होंने भी उनका भी कंट्रीब्यूशन है, बट हमें अपनी इंसाइटिव वाला याद रखना है कि मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल डिस्कवर्ड करी थी। समझ में आती है बात। इसी के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसी के अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा, इन्होंने किसके कौन सी एल्गी का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये मैंने आपको वहां भी बताया था। ये कौन सा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में किसका इस्तेमाल किया था, क्लोरेला का, ठीक है, क्लोरेला एल्गी। आपको पता होगा इसके बारे में बहुत सारी चीजें कि क्लोरेला स्मॉलेस्ट एल्गी है, ग्रीन एल्गी है ना, स्पेस एल्गी है, सोर्स ऑफ SCP है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, ठीक है, क्लोरेला। अच्छा, तो क्लोरेला जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और ये C3 साइकिल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें हम तो होगा क्या कि इन्होंने कार्बन 14 का इस्तेमाल किया था, यानी रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया था, कार्बन 14 का। इन्होंने देखा कि जब हम CO2 लेते हैं, है ना, ग्लूकोज जब बनाते हैं 14, तो कार्बन 14, CO2 में जो कार्बन है वो 14 वाला है, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन के निकलता है वो भी C6H12O6, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन के निकलता है वो भी कौन से वाला था, 14 वाला। इसका मीनिंग क्या है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है वो किसका होगा, वो CO2 का ही रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली कार्बन जो होता है वो कौन सा वाला होता है, 12 वाला। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया, तो जब इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये पता चला कि ग्लूकोज में भी 14 वाला आया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज में जो कार्बन है वो किसका है, CO2 का है, ठीक है। अच्छा, अब C3 साइकिल क्यों कहते हैं क्योंकि C3 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ना, C3 साइकिल का अभी हम पढ़ेंगे, C3 साइकिल उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन है, वो है आपका 3PGA। कौन सा है, 3PGA, ठीक है, 3PGA, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अच्छा, 3 कार्बन का इसलिए नहीं है कि इसके आगे 3 लगा हुआ है, 3 क्या बता रहे हैं कि अगर ये PGA 3 कार्बन का है, जैसे मान लो मैं ऐसे पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना अपने को, मान लो मैं PGA के 3 कार्बन को ऐसे डिनोट कर दिया, मैंने ऐसे नंबरिंग डाल दी 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे इसके क्या है, फॉस्फेट है, बस इसका मीनिंग है। समझ में आ रही है बात। तो 3PGA 3 इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, C3 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, और क्या है, और क्या देख सकते हैं इसमें, एक चीज और है कि इसके अंदर स्टेप्स अगर देखें हम C3 साइकिल में, C3 साइकिल के अंदर स्टेप्स अगर देखें तो 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 3 मतलब C3 साइकिल में कितने स्टेप है, 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। कौन कौन से याद रख सकते हैं, CRR, ठीक है। C4 क्या है, कार्बोक्सिलेशन, C4 कार्बोक्सिलेशन, R4
R4 है आपका रिडक्शन, R4 क्या है, रिडक्शन, और R4 रीजनरेशन, क्या है, रीजनरेशन। तो ये 3 स्टेप है, तो ये 3 स्टेप में C3 साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, तो एक एक करके अब देखते हैं C3 साइकिल है क्या। चलें आगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब C3 साइकिल है क्या, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे, मान लीजिए मैंने CO2 लिया, CO2 लिया, CO2 के साथ कौन जुड़ेगा, RuBp। अभी मैंने आपको बताया था रुबिस्को की डुअल एक्टिविटी है, वो CO2 को भी जोड़ सकता है और O2 को भी जोड़ सकता है RuBp के साथ। तो जब O2 को जोड़ेगा तो वो फोटो रेस्पिरेशन होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये किसको जोड़ रहा है, CO2 को जोड़ रहा है। ठीक है, RuBp के साथ कौन जोड़ रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या नाम है एंजाइम का, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ना, कौन सा है, रुबिस्को। कौन सा है, रुबिस्को है। ठीक है, रुबिस्को इसने जोड़ दिया, क्या बनेगा आपको पता है, अगर इसमें देखें तो क्या बनेगा, 3PGA बनेगा। क्या बनेगा, 3PGA बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से सुनना कि वही वाली बात, अगर मैं इसमें देखूं कि यहां पे इसके अंदर कितने कार्बन, RuBp में कितने कार्बन, RuBp में अपने को पता है इसके अंदर 5 कार्बन, 3PGA में कितने कार्बन, 3PGA में 3 कार्बन। तो फिर से वही, अगर ये 5 कार्बन का है, अगर ये 5 कार्बन का है और ये 1 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन। अब इसके एक मॉलिक्यूल में 3, तो टोटल अगर इधर 6 तो हमें भी इधर 6 करने पड़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसके हमें कितने मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। यानी 3PGA के कितने मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ एक CO2 का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, नहीं, हम तो रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, 6CO2 प्लस में 12H2O है ना, फिर आगे एरो डाल के क्या बनेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकलेगी, 6 ऑक्सीजन, लास्ट में 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाई थी। तो यानी हमें ये समझ में आता है कि जो CO2 इस्तेमाल हो रहा है वो एक थोड़ी होता है, वो तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो मैं यहां पे भी कितना ले रहा हूं, मैं यहां पे 6 CO2 के मॉलिक्यूल ले लिए। अब एक CO2 के साथ एक RuBp जुड़ता है, तो 6 CO2 है, तो 6 CO2 के साथ कितने RuBp जुड़ेंगे, तो 6 RuBp लेने पड़ेंगे। एक CO2 के साथ एक RuBp, तो 6 के साथ 6 RuBp। अब सुनना ध्यान से, अब कार्बन काउंट करो, 5 6 30, क्योंकि एक में 5 है और टोटल 6 मॉलिक्यूल RuBp के, तो 5 6 30 और 30 और 6 36 कार्बन इधर हो गए। अब हमें इधर भी क्या करना है, 36 करना है। समझ आ रही है बात। तो देखना यहाँ पे एक में 3 है, एक में 3 है और हमें इधर 36 करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 36 करने। तो कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, तो साफ दिख रहा है कि अगर एक में 3 है तो यहां पर क्या है, यहां पे 12 मॉलिक्यूल बननी चाहिए। कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, 12। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल बननी चाहिए। तो 12 थिया कितना हो गया, 36, 5 6 30 और 30 और 6 36। तो 36 कार्बन इधर भी हो गए और 36 कार्बन इधर भी हो गए। कार्बन का हिसाब किताब जरूर रखना है, यहाँ पे कार्बन को देखना, कार्बन काउंट करते रहना है कि बराबर दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, बिल्कुल बनिए की तरह। ठीक है, कि एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए कार्बन। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सुनना। अब अगर इसमें अगर देखें तो 3PGA के बाद अगर चले, आप देखो इसके बाद है क्या, देखो RuBp का CO2 के साथ जुड़ना, इसी स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि C3 साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन है क्या, RuBp के साथ CO2 का जुड़ना, और जोड़ कौन रहा है, रुबिस्को। तो RuBp का CO2 के साथ जुड़ना, जोड़ रहा है रुबिस्को, और बनेगा क्या, 3PGA। इसी स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 3PGA। अब 3PGA में क्या होगा कि 3PGA से क्या बनाएगा, 3PGA से 1,3/PGA बनेगा, 1,3/PGA। अब मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3PGA था, एक मान लीजिए 3 कार्बन है, 1 2 3, यही हुआ। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे
इसकी फुल फॉर्म क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, तीसरे कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट है। अब 1,3-BiPgA, 1,3-BiPgA, तो इसका मीनिंग हो गया 2 फॉस्फेट जुड़ गया, एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो अब क्या होगा 1,3 बाय 2 हो गए ना, बाय Pg हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ में आ रही है बात? तो बस यही हुआ है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब भी फॉस्फेट जोड़ना है अपने को तो एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, जो कि हमने कहां बनाई थी, लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाई थी हमने, इसलिए तो बनाई थी जो यहां पे इस्तेमाल होनी है, एटीपी NADPS2। क्यों बनाया है? क्योंकि उनका डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पर अगर देखें तो यहां पे अगर देखें तो यहां पे ध्यान से सुनना है, अगर ये 12 मॉलिक्यूल है तो बस यहां पे कुछ हुआ है, कार्बन का तो कुछ लफड़ा नहीं है, बस एक फॉस्फेट ऐड हुआ था तो 12 मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान से सुनिए यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर इसमें अगर देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर एक फॉस्फेट जुड़ा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक फॉस्फेट, कितनी मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल है, तो एटीपी कितनी खर्च करनी पड़ेगी, 12। सिंपल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 12 एटीपी खर्च हुई, 12 एटीपी खर्च हुई। समझ में आ रही है बात? तो 12 एडीपी बन गया, क्या बन गया, 12 एडीपी बन गया। मीनिंग क्या हुआ कि ट्राई फॉस्फेट था डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो जो फॉस्फेट निकला वो जाके किसके साथ जुड़ गया, 3PGA के साथ जाके जुड़ गया। समझ में आ रहा है? तो किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3-BiPgA में कन्वर्ट हो गया। समझ में आती है बात? ठीक है, अब इसके आगे चल रहे हैं कि 1,3-BiPgA जो है आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, 3PGL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3PGL, तो 3PGL, अब 3 पागल बोल सकते हैं आप या 3 पगाल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3PGL, अब इसके फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। समझ में आ रही है बात? मीनिंग क्या है कि पहले ये एसिड था, मान लीजिए 3 ऐसे ये था, पहले एसिड था, मैं ऐसे बना दे रहा हूं 1,3-BiPgA, और यहां पे एक फॉस्फेट है और यहां पे एक फॉस्फेट। अब ये एल्डिहाइड बन गया, 3PGAL बन गया, 3PGAL बन गया। तो पहली बात, एसिड से एल्डिहाइड हुआ है, एसिड से एल्डिहाइड हुआ है। तो मान लीजिए एल्डिहाइड को मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं कि ये, मान लीजिए ये क्या है, ये यहां पे मैंने क्या कर दिया, एल्डिहाइड को दिखा दिया, ये एल्डिहाइड मैंने रेड से दिखा दिया। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। अब यहां पे पहले फॉस्फेट यहां भी था, यहां भी था फॉस्फेट, अब यहां पे सिर्फ तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, यानी पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो निकल लिया। समझ में आ रही है बात? अब देखना और क्या हुआ है, एसिड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना। अब जो शुरू में 11th वाले आए हैं उन्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है अगर ना पढ़ा हो तो, वैसे सिंपल है, एसिड से एल्डिहाइड बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो एसिड के बाद, एसिड से क्या बन गया, एल्डिहाइड, तो ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब आगे चलते हैं। अब अगर इसमें देखें हम तो होगा क्या, रिडक्शन कैसे होगा, किसके हेल्प से होगा, तो देखेंगे यहाँ पे। अब रिडक्शन के लिए, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी, या तो रिडक्शन कैसे हो सकता है, या तो ऑक्सीजन निकल जाए मॉलिक्यूल से, है ना, या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर वगैरह से भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना, देखो जो हमने 12 NADPS2 बनाए थे, क्या बनाए थे, NADPH2। ठीक है, अच्छा इसे कई बार ऐसे दिखा देते हैं NADPH, सिर्फ इतना लिख देते हैं, कई बार सिर्फ NADPH प्लस में H+ लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो हमने NADPS2 बनाए थे, होगा क्या, ये अपना हाइड्रोजन निकालेगा, किस में कन्वर्ट जाएगा, NADP+ में, NADP+ में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, NADP+। अच्छा इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, NADP+ की फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा इसमें अगर देखें तो हुआ क्या, H+ निकल गया, वो H+ जो निकला, जो H+ निकला यहाँ से, ठीक है, 2 H+ वगैरह जो भी निकले होंगे वो किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ H+ जुड़ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा होगा, इसका मीनिंग यहाँ पे हो रहा होगा इसका रिडक्शन। तो जब एसिड का रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड। और एक चीज और हुई है कि यहाँ पे फॉस्फेट भी हटा है, यहाँ पर क्या हुआ है, फॉस्फेट भी हटा हुआ है। तो मैंने, देखो ध्यान से सुन लेना, डार्क रिएक्शन में कभी भी एटीपी बनता नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर फॉस्फेट निकल रहा है
तो ये फॉस्फेट जाके आप एडीपी के साथ जोड़ दो और एटीपी बन जाए। एटीपी एक्चुअल कैसे बनता है वो हमने कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस किया था। तो ध्यान से सुनना बस इतना, जब फॉस्फेट निकलना होगा तो बस एक एंजाइम होता है यहाँ पे फॉस्फेटेज, वो उसे ऐसे निकाल देगा, ठीक है, ऐसे तोड़ के बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन एटीपी नहीं बनेगा, लेकिन जब हमें फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा तो एटीपी हमें देनी पड़ेगी। याद रखना डार्क रिएक्शन में ये बात, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, अब इसमें ये यानी हमें ये बात समझ में आई कि एसिड से एल्डिहाइड अगर बनाना है तो हमें NADPH2 का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे अगर ये 12 मॉलिक्यूल है तो ये भी कितने 12 मॉलिक्यूल हो गए। समझ में आ रही बात, कितने हो गए 12 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADPH2 खर्च होगा, एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADPH2, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल है 12। तो कितने खर्च करने पड़ेंगे 12 NADPH2 खर्च करने पड़ेंगे। 12 DPH2 ये खर्च हुए, किस में कन्वर्ट होगा ये 12 NADP प्लस। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यानी इससे ये पता चला, अच्छा कईयों को लगेगा यहां पे रिडक्शन हुआ है, यस रिडक्शन हुआ है, तो क्या रिडक्शन खत्म? नहीं, ध्यान से सुनेंगे क्या। कार्बोक्सिलेशन इतना था, इसके बाद वैसे तो मेन रिडक्शन हमें यहां दिख रहा है, इसके बाद जब तक ग्लूकोज बन ना जाए तब तक क्या चलता रहेगा, कौन सा स्टेप चलता रहेगा, रिडक्शन चलता है। इसका मीनिंग कि ग्लूकोज जो बनता है वो कौन से स्टेप में बनता है, वो बनता है अपना रिडक्शन के अंदर। वैसे मेनली रिडक्शन हमें यहां दिख रहा है, लेकिन रिडक्शन सिर्फ एक स्टेप में मेनली दिख रहा है, लेकिन रिडक्शन तब तक चलता रहेगा। रिडक्शन वो सारे स्टेप्स इसके अंदर काउंट होंगे जब तक क्या ना बन जाए, जब तक ग्लूकोज ना बन जाए। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चलते हैं। तो पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल बन गए 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा यहां पे कार्बन, पीजीए में 3 कार्बन, कार्बन में का तो कोई हेर फेर है ही नहीं, तो यहां पे भी 3 कार्बन, और इस वाले में भी, इसमें भी कितने कार्बन 3 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन 3 कार्बन। कार्बन में तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब इसमें अगर देखें तो पीजीएल के कितने, पीजीएल जो है 12 मॉलिक्यूल, इसे हम क्या कर रहे हैं कि इसे हम अरेंज कर रहे हैं इस 12 मॉलिक्यूल को, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया कि 3PGL ये लिख दिया, 3PGL, ठीक है, और यहां पे फिर से 3PGL, और यहां पे फिर से 3PGL, ठीक है। अब सब में कितने कार्बन है, कोई भी पीजीएल हो, पीजीएल में तो कितने कार्बन होते हैं 3 कार्बन, इसमें भी कितने 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, और इसमें भी 3 कार्बन। अब इसको मैंने अरेंज कैसे किया है, ध्यान से देखेंगे। अब इसे मैंने अरेंज किया है कि इसके मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिए। कितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, इसके कितने 2 मॉलिक्यूल, इसके मैंने ये 5 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। और इसके मैंने कितने हो गए 2 2 4 और 4 और 5 9, टोटल कितने थे 12, तो बचे कितने 3 मॉलिक्यूल। यहां पे मैंने कोई रिएक्शन नहीं करवाई है, बस किया क्या है कि बस ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 12 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सोचो कि 12 पीजीएल के मॉलिक्यूल। इनको मैंने अलग अलग जगह अरेंज कर लिया, 4 जगह, एक जगह 2, एक जगह 2, एक जगह 5 और एक जगह 3, बस यही किया, कोई रिएक्शन नहीं किया हमने, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद, तो अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि ये जो 3PGL के 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये चेंज होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, हर स्टेप्स में एंजाइम है, लेकिन हमें पहले स्टेप्स का एंजाइम याद रखना है, बाकी की जरूरत नहीं है। अपने सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, अपने सिलेबस में साइकिल भी नहीं दी पूरी। आप देखोगे एनसीईआरटी की साइकिल तो बस ऐसे ही है, ठीक है, बस ऐसे ही बना दिया, 2-4 चीज दिखा दी, हो गई। लेकिन उससे हम समझ नहीं सकते कि एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि सवाल अगर घुमा के पूछा तो हमें ये साइकिल पूरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 3PGL के 5 मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक कंपाउंड के अंदर जिसका नाम है DHAP। क्या नाम है DHAP, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इसका आइसोमर होता है,
ठीक है, आपको अगर मान लो नहीं भी पता तो हमें क्या लेना देना, ठीक है, ये तो केमिस्ट्री की चीज़ है, आइसोमर क्या है वगैरह वगैरह। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3PGL जो है ना, 3PGL जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है DHAP के अंदर, ठीक है। आप इसकी फुल फॉर्म वगैरह देख सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। DHAP, अच्छा DHAP कितने कार्बन का होता है, ये खुद 3 कार्बन का है। तो बस यहां पर क्या है कि 5 मॉलिक्यूल था, ये अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट हो गया, ये 5 मॉलिक्यूल DHAP के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंजाइम वगैरह आइसोमरेज इस्तेमाल होगा, मैंने बोला एंजाइम की जरूरत नहीं है। बस आप तो क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो इसके 5 मॉलिक्यूल है वो DHAP के अंदर कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। अब DHAP जो है, अब इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। एक DHAP मैंने यहां लिख दिया DHAP, और एक DHAP ये रहा, ठीक है, DHAP। ये कितने कार्बन का, अगर इसमें देखें तो ये DHAP कितने कार्बन का, ये आपका कार्बन तो DHAP बता चुका हूं मैं आपको, 3 कार्बन का, यानी ये 3 कार्बन का और ये भी कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल थे, 5 मॉलिक्यूल। तो अगर ये 5 मॉलिक्यूल है तो मैंने 2 मॉलिक्यूल अलग रख दिए जिसका यूज बाद में करेंगे, और ये 3 मॉलिक्यूल अलग कर दिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको जो मैंने अरेंज किया था, जिस हिसाब से इसका यूज होना है उस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है, ठीक है। अब देखेंगे तो यहां पे DHAP जो है और ये 3PGL, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ये दोनों आपस में आके जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद देखो, वैसे तो मैं रेस्पिरेशन पहले पढ़ा देता हूं, लेकिन इस बार मैंने फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ाया। अगर मैंने रेस्पिरेशन पहले पढ़ाया होता तो यहां से जो स्टेप्स है, सारे स्टेप्स, एक प्रोसेस होती है वहां पे रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस, तुम्हें लगेगा ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने पढ़ा भी नहीं है तो हमें कोई लेना देना है नहीं अभी, ठीक है। बस इतना याद रखो कि DHAP और 3PGL जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो इसका क्या, जब आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। अब जिन्होंने जो 11th पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, 12th में है या 12th पास कर चुके हैं, उन्हें तो ये पता होगा कि ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जब ये टूटता है तो ये दोनों चीजें बनती है, बट यहां पर रिवर्स करना है, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ेंगे तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा। अच्छा, सवाल ये उठता है कि यहां पे 2 फॉस्फेट कैसे है, एक फॉस्फेट यहां पर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना फॉस्फेट, एक यहां पे 3PGL में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो दोनों फॉस्फेट आपस में जुड़ गए तो 2 फॉस्फेट होंगे। अब सुनना है, अब यहां पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर साफ दिख रहा है फ्रक्टोज, ये तो मैं आपको बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं। फ्रक्टोज एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब देखना कार्बन का हिसाब लगाना है क्या, कि 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 9 और 9 कितने हो गए, 18। इसके एक में 6 है और मुझे 18 करने हैं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, इसके सोचो कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, 3 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। तो 3 6 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18, और इससे ये जो बना तो 3 6 18। कार्बन अपने क्या है, पूरे। ध्यान से सुनना, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, पहले 2 फॉस्फेट थे, पहला फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा छठे पे। अब किस पे है सिर्फ, अब है सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे, यानी जो पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो क्या हो गया, निकल लिया। अब मैंने बोला है कि फॉस्फेट जब निकलेगा तो ऐसे ही चला जाएगा, कोई टीपी वगैरह बनेगी नहीं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहां पे क्या है कि अब होगा क्या कि कार्बन तो फ्रक्टोज में कितना है, कार्बन पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, 6 कार्बन का। हुआ क्या है कि पहले और छठे कार्बन पे 2 फॉस्फेट थे, बेस फॉस्फेट, अब सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, वो भी कौन से, कार्बन नंबर 6 पे। समझ में आ रही है बात? कार्बन तो उतना ही है, यहां भी फ्रक्टोज था, यहां भी फ्रक्टोज था, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अब इसके अंदर देखें तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहां पे कितने अच्छा मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल। किया कुछ भी नहीं है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, उससे कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट था वो निकल लिया, क्या बना, फ्रक्टोज 6 से फॉस्फेट बना। समझ में आ रही है बात? ये भी 3 मॉलिक्यूल, ये भी 3 मॉलिक्यूल, और कुछ भी नहीं किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मैं इसको, ठीक है, अब मैं इसको
इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इधर बढ़ा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया? दो पार्ट में, यानी दो जगह अलग अलग रख दी। कैसे? एक तो अब यहाँ पर अगर देखें तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके कितने मॉलिक्यूल थे? 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल मैंने इधर रख लिए, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल इधर रख लिया, सॉरी, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल नीचे कर देते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऊपर, ठीक है, जिस हिसाब से हमें यूज करना है। 1 मॉलिक्यूल ये रहा और 2 मॉलिक्यूल ये रहा। समझ में आती है बात? तो 3 मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे इसमें, तो हमने क्या कर दिया इसके, जिसको 2 जगह बांट दिया, रिएक्शन नहीं कराई, बस 2 जगह बांटा है। अब इसमें अगर देखें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल थे? 1 मॉलिक्यूल। हुआ कुछ नहीं है, बस फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर। तो अपने ही आइसोमर में क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रही है बात? अब इसमें अगर देखें तो होगा क्या, ये पूरा जो स्टेप चल रहा है ये सब रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। जब आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा तो आपको ये दिखेगा। नहीं है, अगर हमने अभी नहीं पढ़ा है तो इसको हम बाद में अभी हम याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ठीक है। अब यहाँ से जो इसके ग्लूकोज के छठे नंबर पे कार्बन है, सॉरी छठे कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो टूटेगा, वो निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। तो इसमें अगर देखें तो अपना फाइनली क्या बन के तैयार हो गया? ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन का है ग्लूकोज? 6 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल बने? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल चलता हुआ आ रहा था, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए? 1 मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि ये कार्बोक्सिलेशन था। इसके बाद जितना भी ये प्रोसेस हुआ है ग्लूकोज बनने तक, ये कौन सा स्टेप्स है? ये है आपका रिडक्शन। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है रीजनरेशन। सवाल उठता है रीजनरेशन करेंगे किसका? रीजनरेशन करेंगे हम आरयूबीपी का, क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल किया है। जबकि हम रिएक्शन के अंदर क्या लिखते हैं? 6CO2 प्लस में जो भी वाटर वगैरह लिखते हैं, कभी आरयूबीपी लिखा क्या? तो आरयूबीपी जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ है ना, तो बताओ अगर आपने आरयूबीपी का यहां पे इस्तेमाल किया है तो इसको बना के दोबारा लाके रखना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, जितना इस्तेमाल किया उतना बना दिया, कैंसिल आउट हो गया। तभी तो हम आरयूबीपी को रिएक्शन के अंदर लिखते नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन होती है, जहां पे लिखते हैं 6CO2 12H2O, फिर ग्लूकोज बनेगा, 6 ऑक्सीजन निकलेंगी और 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो आरयूबीपी हमें बनाना है। अब देखो आरयूबीपी के लिए कितने चाहिए कार्बन? 5 6 30 कार्बन चाहिए। देखो 5 6 30, 6 मॉलिक्यूल बनाना है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? 5 कार्बन है। अब हमारे पास 30 कार्बन होने चाहिए, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर देखें 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 6 कितने हो गए? 12। ये बचा हुआ है अपने पास। यहां पे भी क्या है? तो यहां पर क्या हुआ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 और 3 दूनी 6, तो 6 6 6 6 6 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18। अब सुनना, और कुछ बचता है क्या? ये बचता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कितने कार्बन का? फ्रक्टोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो 12 ये और 18 यहां से, 6 6 6 और ये 12, टोटल कितने हो गए? 6 6 12, 12 6 18 और 18 12 30। तो अपने पास 30 कार्बन अभी बचे हुए, और इन्हीं 30 कार्बन की हेल्प से हम किसको रीजनरेट कर देंगे? आरयूबीपी को। समझ में आ रही है बात? आरयूबीपी को क्या कर देंगे? रीजनरेट कर देंगे। समझ में आती है बात? अब देखेंगे जरा, अब रिएक्शन कैसे चलेगी। अब होगा क्या कि यहां से अगर देखें तो यहां से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ये 3PGAL का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं, ऊपर की तरफ दिखा देता हूं। रिएक्शन करेंगे, ठीक है। रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा एक तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा आपका जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। एक तो ये बनेगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट।
ठीक है, जो कि कितने कार्बन का होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का, ठीक है। ज़ैलुलोज कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का, ठीक है। और ये जो है, अच्छा साथ में एक चीज और बनेगा, ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट और एक और चीज बनेगी इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये भी पढ़ा रखा है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। कितने कार्बन का, ये 4 कार्बन का, ठीक है। अच्छा, इसके ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के इसके बनेंगे आपके 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल। हुआ क्या है कि यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था और ये 3PGL आपस में रिएक्शन किया इन्होंने, दो तरह के प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बने, ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। कार्बन काउंट कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 6 कितना हो गया, 18। यहाँ पे देख लेंगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो 10 और 8 कितना हो गए, 18, यानी कार्बन क्या है अपने, सही है। अब देखेंगे इसके बाद, अब मैं ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट को तो यहीं छोड़ देता हूँ, मैं किसको उठा रहा हूँ यहाँ से, मैं इसको उठा रहा हूँ इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को, किसको उठा रहा हूँ, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को। अब सुनेंगे, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये रहा, इसके साथ DHAP ये रहा, ये वाला DHAP और ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। रिएक्शन करके क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका क्या, सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज नाम में ही है हेप्ट, यानी कितने कार्बन का होगा, 7 कार्बन का, सीडोहेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट। समझ में आती है बात, ठीक है। अब कितने कार्बन का है सीडोहेप्टुलोज, बोला अभी कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, सोच के देख लो जरा, देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 और कितने हो गए, 8 और 6 कितने हो गए, यहाँ से 6 यहाँ से 8, 8 और 6 14। अब इसके एक मॉलिक्यूल में 7 कार्बन है, यानी इसके कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए अपने, कितने बनने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए, तो हो गए 2 सत्ते कितना हो गया, 14, 8 और 6 14, तो कार्बन बराबर है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, अब यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, समझ में आ रही है बात। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा यहाँ पे, सूडोहेप्टुलोज, ठीक है, सूडोहेप्टुलोज 1 से निकल जाएगा, सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको बस क्या करना है, 1 हटाना है, यहाँ से 20 हटा देना, सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल गया और कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, इसके पास 2 फॉस्फेट कहाँ से आते हैं, देखो एक फॉस्फेट यहाँ पर है कि नहीं, P फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, और दूसरा फॉस्फेट इसका यहाँ से आया हो, तो 2 बने होंगे। अब यहाँ पे एक निकल गया और तो कुछ किया नहीं है, तो यानी ये भी कितने कार्बन का होगा, 7 कार्बन का। मॉलिक्यूल कितने होंगे, उतने 2 मॉलिक्यूल होंगे, और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 3PGA, ये इसके ये वाला सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ये कौन सा 3PGA, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये आपस में रिएक्ट कर गए, क्या बनेगा यहाँ पे, 2 तरह के कंपाउंड, ध्यान से सुनना। एक तो बनेगा आपका राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, कितने कार्बन का, राइबोज आपको पता है ना, कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का, कितने का होता है, 5 कार्बन का होता है, ठीक है, 5 कार्बन का। और इसके साथ एक और कंपाउंड बनेगा, कौन सा, ज़ैलुलोज, ज़ैलुलोज कितने, 5 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये भी पता है कितने कार्बन का होता है, ये होता है आपका, ये भी 5 कार्बन का होता है, ये भी कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। अब इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल, यानी दोनों के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। समझ में आती है बात। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और इस कौन जुड़ा है यहाँ पे, 7 दूनी 14, तो 14 और 6 कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 और 10 कितना हो गए, 20। कार्बन क्या है अपने, बराबर है। समझ में आ रही है बात। बस अब कहानी एंड होने वाली है, देखना जरा लास्ट में थोड़ा सा। अब इसमें क्या है, अब देखना यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, क्या यहाँ पे एक
अच्छा जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है, यहाँ पे बनेगा राइबुलोज। क्या बनेगा? राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है, राइबुलोज, ठीक है। देखो राइबोज है और ये राइबुलोज है, पहली बात तो ये फर्क है, ये मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डोज शुगर, जिसके पीछे ओज लगता है वो एल्डोज शुगर, और जिसके पीछे उलोज लगता है वो कीटोज शुगर होता है इसके अंदर, यानी कीटोन ग्रुप होता है। समझ में आ रही है बात? तो जिसके पीछे ओज लग जाए यानी कि वो क्या है, वो है एल्डोज शुगर, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड। और जिसके पीछे उलोज लगता है वो वो कौन सा शुगर होगा? कीटोज शुगर। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिलेगा? कीटोन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, याद रखना, फ्रक्टोज में पीछे ओज लगता है, बट उसके बावजूद भी वो कौन सा शुगर है? कीटोज शुगर है। लेकिन उसका एक और नाम होता है, आपको पता होगा, लिवुलोज, ठीक है। अब चलते हैं इसमें। अब देखो, खैर ये तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स की बात है, बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है, ये कितने कार्बन का है? ये है 5 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे होगा क्या कि ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, इसमें अब ये जो जाइलुलोज था ये भी इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये जो राइबोज था ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये बचा हुआ यहाँ पे एक जाइलुलोज पहले से है, कितने मॉलिक्यूल उसके? 2 मॉलिक्यूल, ये भी इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखो राइबोज और राइबुलोज में कन्वर्ट होगा, एंजाइम अलग होगा, आइसोमराइजेशन हो रही है, मतलब आइसोमर, लेकिन हमें लेना देना नहीं है। यहां पे जाइलुलोज और राइबुलोज जो है ये एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं। अब हमें एपिमर से भी लेना देना यहां पर है नहीं, बस अपने को क्या देखना कि जाइलुलोज भी इसमें चला गया, और ये वाला जाइलुलोज भी और ये राइबोज भी, ठीक है। बस एंजाइम अलग अलग इस्तेमाल हो रहे होंगे, यहाँ पे एपिमरेज इस्तेमाल हो रहा होगा, यहाँ पे आइसोमरेज। हमें एंजाइम से लेना देना नहीं है, बस ये सोचो कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये तीनों के तीनों है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल। जाइलुलोज के तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4। राइबोज के कितने? 2। तो इसके 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, वो भी इसमें चला गया और राइबोज भी इसमें आ गया। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसके 6 मॉलिक्यूल। कितने बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है, अब इसमें कार्बन काउंट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 कितना हुआ? 20, और 5 दूनी 10, 20 और 10 30, और यहां तो दिख ही रहा है एक में 5 कार्बन है, मॉलिक्यूल बने 6, तो 6 पंचे कितना हो गया? 30। अब ध्यान से सुनना, क्या ये आरयूबीपी है? नहीं। आरयूबीपी की फुल फॉर्म क्या थी? मैंने बताया था, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, उसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, जबकि यहां पर कितने फॉस्फेट है? सिर्फ एक, जो कि कौन से कार्बन पे है? 5वें कार्बन पे। एक फॉस्फेट और जोड़ना है, कौन से कार्बन पे? कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे। तो अब क्या करते हैं, इसमें फॉस्फेट जोड़ दें। जब मैं इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दूंगा कार्बन नंबर 1 पे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आरयूबीपी में। तो ये देखो मैं इसमें जोड़ रहा हूं और मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। इसके 6 मॉलिक्यूल है और यहां पे भी 6 मॉलिक्यूल बना दिया। बस फर्क क्या है? एक मॉलिक्यूल में एक एटीपी खर्च होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट जोड़ना है, तो एक मॉलिक्यूल में एक एटीपी, तो टोटल एटीपी कितनी खर्च होगी? यहां पे देखेंगे जरा ध्यान से, यहां पे एटीपी कितनी खर्च होगी? टोटल 6 एटीपी, क्योंकि कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 एटीपी खर्च हो गई, और वो किस में गया? 6ADP में। तो फाइनली अपना क्या हो गया? आरयूबीपी क्या हो गया? रीजनरेट हो गया। आरयूबीपी क्या हो गया? रीजनरेट। ध्यान से सुनना है यहां पे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इतना स्टेप्स कार्बोक्सिलेशन, जब तक ग्लूकोज बन रहा था ये वाला, इसके बाद वो कौन सा था? वो अपना था रिडक्शन, जब तक ग्लूकोज बना है। इसके बाद जो ये कहानी चली है ये आपका रीजनरेशन। क्या ये हमें साइकिल याद करनी है? जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरी साइकिल में, पूरी C3 साइकिल में, है ना, C3 साइकिल क्यों कहा? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, इसलिए इसे C3 साइकिल कह रहे हैं। अब देखेंगे पूरी साइकिल में कितना खर्चा पानी हुआ, देखो जरा, कितना हमने एटीपी खर्च किया, कितना NADPH2 खर्च किया, ध्यान से देखेंगे। तो आप देखेंगे 12 एटीपी ये रहा, और कहीं एटीपी दिख रहा क्या? 6 एटीपी ये रहा, तो 12 और 6 18 तो एटीपी खर्च हो गई, और NADPH2 कितने? 12। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है
कि पूरी C3 साइकिल में 18 तो ATP खर्च हुई और 12 NADPH2, 12 NADPH2, बट कितने CO2 के मॉलिक्यूल के लिए? 6 के लिए। 6 के लिए ये खर्चा हुआ है। अगर एक के लिए पूछ ले, आपसे पूछे कि C3 साइकिल में एक CO2 फिक्सेशन के लिए कितनी ATP और कितने NADPH2 खर्च होगा, तो जब 6 के लिए इतना है तो एक के लिए निकालना है, तो क्या करना? 6 से डिवाइड मार दो, तो कितना होगा? 3 ATP हो जाएगी, 3 ATP और 2 NADPH2 हो जाएगा। समझ में आती है बात? 2 NADPH2 ये कितने के लिए है? ये है एक CO2 फिक्सेशन के लिए, ये 6 CO2 फिक्सेशन के लिए और ये एक CO2 फिक्सेशन के लिए। समझ में आ रही है बात? अब कितने से भी पूछ ले, अब तुमसे पूछ ले कि बताओ 10 CO2 फिक्सेशन के लिए क्या होगा, तो आपको पता चल चुका है कि जब एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 है, तो 10 CO2 के लिए पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 ATP हो जाएगी और 20 NADPH2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज और पूछ ले, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए C3 साइकिल में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए C3 साइकिल में कितनी ATP कितने NADPH2, तो कभी कभार हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं, हम देखते हैं साइकिल यहां से स्टार्ट हुई और ग्लूकोज यहां पे आके बन गया, तो हम देखते हैं यहां तक का हम काउंट कर लेते हैं 12 ATP और 12 NADPH2, और ये देख लेते हैं कि इसको तो भूल जाते हैं, बोलते हैं इसमें यहां ग्लूकोज तक की बात बोली थी, तो ध्यान से सुना नहीं। मैंने क्या बोला है कि मैंने ये बोला है कि C3 साइकिल में, देखो साइकिल कब कंप्लीट होती है? जब एक पॉइंट से स्टार्ट किया, तुमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पे उसे लाके खत्म कर दिया। अब चाहे अब जिसकी भी बात कर रहे हैं, चाहे वो पहले ही बन गया हो या लास्ट में बना हो, उससे मतलब नहीं है, हमें पूरी साइकिल का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो जब ये बोले कि ग्लूकोज C3 साइकिल के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो 6 CO2 लगते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, तो 6 CO2 फिक्सेशन का जो आंसर था कि 6 CO2 फिक्सेशन के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 लगता है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए भी क्या आंसर होगा? यही होगा, 18 ATP और 12 NADPH2, क्योंकि 6 CO2 फिक्स हुए हैं तभी तो क्या हुआ है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज और सुन लो, मैं तुमसे पूछूं कि कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP कोई NADPH2 लगा कार्बोक्सिलेशन में? नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है यहां पे, बस एंजाइम इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, रुबिस्को मेन एंजाइम है अपना। समझ में आ रही बात? ये मेन एंजाइम है, ठीक है। तो ATP और NADPH2 कोई खर्च नहीं हुआ यहाँ पे। रिडक्शन में देखेंगे, रिडक्शन यहां से 3PGA के बाद यहां चल रहा है। अब देखो, अब मैं साइकिल का हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं स्टेप वाइज हिसाब पूछ रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो इसके बाद जो स्टेप चल रहा है वो रिडक्शन चल रहा है। मैं तुमसे पूछूं कि रिडक्शन में, है ना, रिडक्शन में कितने ATP और कितने NADPH2, तो पता चल रहा है, देखो 12 ATP और 12 NADPH2, लेकिन कितने CO2 के लिए? कितने CO2 के लिए? 6 CO2 के लिए। यानी रिडक्शन के अंदर, अगर रिडक्शन में देखें 6 CO2 फिक्सेशन के लिए, रिडक्शन में सिर्फ, तो 12 ATP और 12 NADPH2, तो एक CO2 के लिए रिडक्शन में कितना खर्चा? 2 ATP और 2 NADPH2, 6 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। समझ में आ रही है बात? फिर रीजनरेशन में चले, रीजनरेशन ये वाला स्टेप जो है, रीजनरेशन में 6 CO2 फिक्सेशन के लिए कितना खर्चा हुआ? 6 ATP। एक CO2 के लिए कितना खर्चा? 1 ATP। खत्म कहानी। यानी अगर मैं एक CO2 फिक्सेशन के लिए अगर देखूं, कार्बोक्सिलेशन में तो कुछ लगना ही नहीं है, रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH2, 2 ATP। देखो यहां पे अगर देखूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे साइकिल हटा रहा हूं, ठीक है, आप देखेंगे जरा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एक CO2 फिक्सेशन के लिए पूछ रहा हूं मैं, कितने के लिए? एक CO2 फिक्सेशन के लिए, ठीक है, एक CO2 फिक्सेशन के लिए, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP कोई NADPH2 लगा है? नहीं, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जीरो कर देते हैं, नील, ठीक है, कुछ भी नहीं, जीरो। और रिडक्शन में देखेंगे एक CO2 के लिए, ठीक है, एक CO2 के लिए। अच्छा, या तो पहले क्या करते हैं, 6 CO2 का लिख लेते हैं, इसमें तो एक में नहीं लगा तो 6 में क्या लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 CO2 में रिडक्शन वाले स्टेप में 12 ATP है और 12 NADPH2 है रिडक्शन के अंदर, यानी 6 CO2 के लिए, 6 CO2 है ना रिडक्शन के अंदर, तो 12 ATP, आप सोचो पहले मैंने ये लिखा है ATP वाला और 12 NADPH2, तो 6 के लिए ये, तो एक के लिए कितना होगा? अब 6 से डिवाइड मार देना, तो ये 2 ATP एंड 2 NADPH2,
अब देखो यहाँ पे क्या, यहां पर अगर देखें, ठीक है, ये वाला देखें रीजनरेशन वाला, तो रीजनरेशन में अगर देखें तो रीजनरेशन में 6 CO2 के लिए बताओ कितने एटीपी, 6 एटीपी। कोई NADPH2 लगा है? नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, है ना, बाद वाला NADPH2 है। तो एक के लिए रीजनरेशन में पूछे तो एक एटीपी खर्च होगी। कोई NADPH2 लगेगा? नहीं लगेगा। कोई NADPH2 नहीं लगेगा। तो अगर इसमें अगर देखें तो 6 CO2 के लिए टोटल कितना हो गया, 12 6 18, जो कि मैं यहां बता रहा था कि 18 ATP और 12 NADPH2। तो एक के लिए पूछे तो टोटल बोल रहा हूं, टोटल अब काउंट कर रहे हैं तो 2 और 1 3 ATP एंड 2 NADPH2। समझ में आती है बात? ठीक है, तो जो भी क्वेरी वगैरह हो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट में। ठीक है, तो बाकी हम इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।